संविधान की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें मैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में चर्चा करूंगा। प्रस्तावना से संबंधित जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के देखने के बाद आप दे सकते हैं। आइए जरा प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना क्या है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत पहला जो संविधान बनाने का कार्य हुआ तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है। सरल शब्दों में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव से जो संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा स्वीकृत उद्देशिका ही संविधान की प्रस्तावना है। अब संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें कही गई है, जरा बोर्ड पर देखिए। कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ब्रैकेट में है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी ब्रैकेट बंद हो जाता है को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह पूर्णतः प्रस्तावना है। अब ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में यानी जो 26 जनवरी या जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्द नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अगर आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं, आप बताएंगे एक। कब हुआ है ये भी जरा देखिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। नंबर 1 क्या जोड़ा गया, जरा देखिए, समाजवादी। नंबर 2 पंथ निरपेक्ष। नंबर 3 अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया। पूछा जाता है प्रस्तावना से संबंधित पहला विवाद सर्वोच्च न्यायालय में वेरुवारी केस में गया। सर्वोच्च न्यायालय में वेरुवारी केस 1960 में गया कि क्या संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, नहीं, यानी संविधान का मतलब यहां प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है नहीं, या यह संविधान का अंग है या नहीं। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी वेरुवारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी वेरुवारी केस में प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने
ने संविधान का अंग नहीं माना, संविधान का अंग नहीं माना, तथा दूसरी बातें कही जो विषय संविधान में संदिग्ध है और अस्पष्ट है, उन विचारों को जानने का मूल कुंजी क्या है, संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से ही जाना जा सकता है। यानी जो विचार या संविधान निर्माताओं को विचारों को किसके माध्यम से जाना जाता है, जो संदिग्ध है, अस्पष्ट है, ये संविधान निर्माताओं को विचारों को जानने के लिए यह प्रस्तावना क्या है, संविधान निर्माताओं को विचारों की जानने की यह कुंजी कहाँ, कुंजी कहाँ है। तो बेरोबारी केस में जब गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, नहीं, आप बताएंगे कि 1960 में गया, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और कहा कि जो विचार अस्पष्ट है उसको या संदिग्ध है, उन विचारों को जानने की कुंजी कौन सी है, तो संविधान की प्रस्तावना है। इसी भी बात को दूसरी बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में गया। केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट दिया। कहा, क्या कहा, पहला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा क्या कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन आधारभूत ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा कहा कि यह इसके आधार पर यह न्यायोचित नहीं हो सकता, न्यायोचित नहीं हो सकता। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें उद्देशिका को न्यायोचित नहीं माना गया है। इस तरह से अगर देखें तो उद्देशिका को अलग अलग विद्वानों ने, प्रस्तावना को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। तो कुछ प्रमुख विद्वानों का आपसे नाम हम बताते हैं। जैसे M.K. मुंशी ने कहा यह राजनीतिक जन्मपत्री है, उद्देशिका को कहा यह राजनीतिक जन्मपत्री है, M.K. मुंशी। इसी तरह से न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, प्रस्तावना यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा। कि स्वामी अंकर ने क्या कहा, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसी तरह से सुभाष कश्यप ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, जरा इसको भी देखिए। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। किसने कहा, सुभाष कश्यप ने कहा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। ये न्यायमूर्ति माफ करिएगा सुभाष कश्यप जी ने कहा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने विचारों को व्यक्त किया है। आइए अब अगर हमें जानना है कि प्रस्तावना के मूल स्रोत क्या है, तो अब हम लोग प्रस्तावना के मूल स्रोत को जरा देख लेते हैं।
जब हम बात करते हैं प्रस्तावना के मूल स्रोतों की, तो प्रस्तावना के मूल स्रोत क्या है, इसको 3 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रस्तावना को 3 भागों में आप वर्गीकरण कर सकते हैं। संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है और संविधान का उद्देश्य क्या है। आइए जरा इसको देखते हैं एक एक कर। संविधान का स्वरूप, जैसे ही पूछेगा कि संविधान का स्रोत क्या है, तो आप तुरंत यहां पर लिखेंगे क्या, हम भारत के लोग। ये संविधान का स्रोत है। अपने भारतीय संविधान के केंद्र में कौन है, भारत की जनता है, हम भारत के लोग। और सारी संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में। इसीलिए पूछा जाता है भारतीय संविधान के अनुसार सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, भारत की जनता, या सबसे ज्यादा शक्ति किसके अंदर है, तो आप बताएंगे भारत की जनता में, क्योंकि समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु में भारत की जनता है। यह संविधान का स्रोत हो गया। अब इसमें संविधान की स्रोत जानने के बाद आइए जरा संविधान के स्वरूप को देखते हैं। संविधान के स्वरूप क्या है, संविधान के स्वरूप यहां आइए। संविधान के स्वरूप में आप आइए, यहां पर देखें, पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा क्या है, समाजवादी, समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतंत्रात्मक, और पांचवा है गणराज्य, गणराज्य। अभी हम आपसे चर्चा करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो हमारे संविधान का स्वरूप है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय क्या है भारतीय संविधान में, कि भारत अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेगा, किसी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के आशय है, यह हमारे संविधान का स्वरूप है। दूसरा है समाजवाद। अभी आपको बताएं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, यानी यह मूल संविधान में नहीं था। समाजवाद सोशलिस्ट विचारधारा क्या है, समाजवाद राजनीतियों के निर्धारण में समाजवादी व्यवस्था को प्रश्रय देगी तथा लोगों के बीच समता एकरूपता आ सके। यहां राजनीतिक समाजवाद के साथ साथ आर्थिक भी समाजवाद की बात करता है। इसीलिए अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक समाजवाद से इतर जब तक आर्थिक या सामाजिक समाजवाद नहीं आता तब तक वो विकास नहीं हो सकता देश का। यानी अम्बेडकर की विचारधारा के केवल राजनीतिक रूप से ही किसी चीज को व्यवस्थित करना ही नहीं है जब तक कि उसको सामाजिक रूप से व्यवस्थित नहीं करना। और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीतियों के विचारधाराओं से प्रभावित है समाजवाद। इसीलिए हमारी लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा है जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें एक तरफ गवर्नमेंट सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र, दोनों का समन्वय रूप दिखाई देता है। यह हमारा समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष भी आपसे बताए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में, अभी तक संविधान में केवल एक संशोधन हुआ है। पंथ निरपेक्ष से आशय है राज्य का अपना, देश का अपना कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं होगा, निजी धर्म नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है पाकिस्तान का धर्म है इस्लाम धर्म है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान का धर्म हिंदुस्तानी धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि हम धर्म निरपेक्ष होंगे, राज्य का कोई अपना राजधर्म नहीं होगा। यद्यपि यहाँ रहने वाले लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह इंडिविजुअल दिए गए। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र से आशय क्या है, जहां पर सरकार का गठन जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में हो, कल्याण में हो, वो लोकतंत्र है, यह हमारा लोकतंत्रात्मक है। गणराज्य, गणराज्य से आशय है जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत हो न होकर निर्वाचित हो। हमारा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, यह वंशानुगत नहीं है,
यद्यपि यहाँ भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि ब्रिटेन में चाहे कहीं और ऐसे मुल्कों में नहीं। हमारे यहाँ दोनों पद्धति है, राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री है। यह गणराज्य है। और एक्चुअल में गणराज्य क्या होता है, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें जनता की सीधे भागीदारी नहीं होती, बल्कि संसद और विधायक जो निर्वाचित होते हैं उनकी सहभागिता होती है। ये हमारे संविधान का स्वरूप है। आइए जरा संविधान के उद्देश्य देखते हैं। संविधान के उद्देश्यों में जब आप आते हैं तो यहां संविधान के उद्देश्य में पहला जो कहता है उद्देश्य इसका, यहां से हम लोग बात को लेते हैं। पहला उद्देश्य है क्या, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तीन न्याय की बात करता है, धार्मिक न्याय की नहीं बात करता है। जस्टिस क्या कहता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है हमारा संविधान। ध्यान रहे, यह विचारधारा रूस से ली गई है। रूस की क्रांति से जो 1917 में हुई थी, वहीं से प्रभावित है कि केवल राजनीतिक रूप से ही जस्टिस नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से। और यही विचारधारा अंबेडकर की भी थी कि जब तक राजनीतिक ही हक नहीं मिलना चाहिए दबे कुचलों को, बल्कि सामाजिक और आर्थिक हक भी मिलना चाहिए, उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, सम्मान की दर्जा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जब आते हैं तो स्वतंत्रता की बात करता है। दूसरा क्या करता है संविधान का उद्देश्य, स्वतंत्रता की। किसकी स्वतंत्रता की बात करता है, विचार की, ध्यान रखें, अभिव्यक्ति की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। उपासना की बात करता है। इस तरह से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की बात करता है, इसकी स्वतंत्रता देता है। अपना आप विचार अभिव्यक्त कर, विचार को व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, धर्म और उपासना। ये फ्रीडम की, लिबर्टी की बात करता है कि ये हमारा संविधान हमको देता है। तीसरा जरा देखिए, समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। हमारा संविधान प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। तो जब प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे संविधान में सभी को सम्मान मिलना चाहिए, सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। यह हमारे संविधान की मूलभूत तत्व है। चौथा इसमें देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है, इसमें कहता है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा है, उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और पांचवा अगर आप देखें तो कहता है ये राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी को बनाए रखे, विखंडित न होने दे। और छठवां जो संविधान का उद्देश्य है यह क्या है, जरा इसको देखिए, बंधुता, बंधुता की बात करता है। तो इस तरह से हमारे संविधान का उद्देश्य है। हमारे संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को अगर देखेंगे तो हम कहां से प्राप्त करते हैं, इस आधार पर हम मूल अधिकारों में प्राप्त करते हैं, हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्राप्त करते हैं, हम मूल कर्तव्यों में प्राप्त करते हैं। ये सब के सब वहां से हम लोग प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें, सबसे पहले
जो बात आती है यहां पर जो जोड़ा गया, क्या? पंथ निरपेक्षता। ये पंथ निरपेक्षता का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी संविधान में हुआ है। अमेरिकी संविधान में सेकुलर शब्द का प्रयोग हुआ। वहां के रहने वाले समस्त लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन राज्य द्वारा, देश द्वारा किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अमेरिका वो पहला देश है जिसका लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान लघु संविधान है और वहीं पर सबसे पहले सेकुलर शब्द प्रयोग हुए हैं। आइए जरा देखिए, चूंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसी दिन भारत की जनता ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखें, प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन भारत की संविधान तैयार हुआ था, भारत की जनता ने स्वीकार कर लिया था। इसकी शुरुआत यद्यपि नियमतः तो हो जानी चाहिए थे 1950 से, नहीं 50 से तो 51 से ही, लेकिन इस संविधान दिवस या विधि दिवस को मनाने की शुरुआत जो है 2015 से हुई, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्मदिन थी। तो अगर प्रश्न आता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन भारत की जनता ने इस संविधान को स्वीकार किया था, संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसकी शुरुआत भारत में 2015 से हुई, क्योंकि उस 2015 में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी या जन्म था, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बाबा साहब को सम्मान देने के लिए। इस तरह से प्रस्तावना से संबंधित जो भी विषय वस्तु होंगे, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में तमाम पहलुओं को, एंगलों को हम सुलझाने का प्रयास किए हैं, जो विभिन्न कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में या तो आए हैं, नहीं तो आने के चांस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।